ओके, अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम सर्कुलेशन डिस्कस कर रहे थे। सर्कुलेशन में ब्लड वेजल्स डिस्कस कर ली थी हमने, हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था, ठीक है। फिर हार्ट के स्ट्रक्चर के बाद, और आज तो सबके होमवर्क चेक करने फिजिकली आके पहुंच के जगह पे 3-3 दफा बने हुए, और फिर 2 सर्किट जुड़े हुए हैं हार्ट से। सर्किट का मतलब ये, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं कि एक जगह से सप्लाई हो रही है और वो सप्लाई हो रही होती है टू द अप्लायंसेस, बिल्कुल इसी तरह हार्ट से सिर्फ सप्लाई नहीं हो रही बल्कि सर्कुलेट भी हो रहा है, वापस भी आ रहा है। सर्कुलेशन के मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। तो जो भी सर्कुलेशन थी वो 2 सर्किट्स में डिवाइड की गई है। 2 सर्किट मौजूद है हार्ट में। एक सर्किट जो हार्ट और सारे बॉडी के ऑर्गन्स का था, सिस्टमिक सर्किट, और एक सर्किट हार्ट और सिर्फ लंग्स का था, कि हार्ट टू लंग एंड लंग टू हार्ट, पल्मोनरी सर्किट। इन दोनों सर्किट में ब्लड एट अ टाइम जा रहा है और वहां से आ रहा है। और यही बात हमने डिस्कस की थी जो लास्ट टॉपिक हमने किया है उसमें, कि ये सर्कुलेशन कैसे पॉसिबल है। हार्ट की पंपिंग को हार्ट बीट जो कहते हैं, या उसी को पल्स, यानी उसी से पल्स प्रोड्यूस होती है। तो एक्चुअली वो क्या चीज है, हार्ट की रिदमिक मूवमेंट क्या है, ठीक है। ये हमने किया था। थोड़ा सा इसको और मजीद टच करते हुए आगे जाएंगे, क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजीज थी और मे भी आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हुए हो, मुझे लगा था उस दिन, क्योंकि क्लास का एंड हुआ था, बस जल्दी जल्दी हमने किया था और आप लोगों को मैंने कह दिया था कि ये टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं। हार्ट बीट या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हार्ट बीट में हमने ये कहा था कि हार्ट जो है वो 1 मिनट में, तुम जरा दूर दूर हो वर्दा, एक बेंच का बीच में गैप होना चाहिए, बिल्कुल साथ नहीं बैठना है, ठीक है। शबी आगे आ जाओ। सबीरा तो सही है, हाँ बस ये वाला बैठी है। अच्छा, तुम जहां पे तुमने बैग रखा है वहां तुम बैठ जाओ और बैग को बीच में रखो। ओके, 1 मिनट में ऑलमोस्ट 72 टाइम्स हार्ट जो है वो बीट करता है। और इस बीटिंग का मतलब है कि ये जो पंपिंग है या सर्कुलेशन भी है वो भी 72 टाइम्स हो रही है। 72 टाइम ऑर्गन्स में जा रहा है और ऑर्गन से ऑन द सेम टाइम हार्ट में आ रहा है। 72 टाइम लंग्स में जा रहा है और लंग्स से एट द सेम टाइम हार्ट में आ रहा है। दिस ऑल इज टेकिंग प्लेस एट अ टाइम एंड दिस इज नोन एज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें जो ये सर्कुलेशन हो रही है, 72 टाइम्स बीटिंग हो रही है, हार्ट से ब्लड का निकलना और वापस आना, उसका मेन रीजन जो है वो हार्ट की पंपिंग है। और वो क्यों है, क्योंकि हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन्स हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं, और फ्लेक्सिबल मस्कुलर ऑर्गन होने की वजह से मस्कुलर ऑर्गन है हार्ट, और जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल मींस के उसमें 2 चीजें हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। लेकिन पूरा हार्ट एक वक्त में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पूरा हार्ट एक वक्त में रिलैक्स नहीं होता। पहले अगर ये एंटागोनिस्टिक मूवमेंट होगी, अगर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो दोनों साइड के होंगे, यानी राइट और लेफ्ट दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मींस अपर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी दब रहा है, जैसे इस तरह से दब रहा होता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, सुकड़ना जिसे उर्दू में कहते हैं। और एट द सेम टाइम जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो वेंट्रिकल जो है वो हो जाएंगे रिलैक्स, यानी फैल जाएंगे, ठीक है, एक्सपेंड हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हमने टर्मिनोलॉजी यूज की थी। वो क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए टर्मिनोलॉजी थी, क्या थी भाई? सिस्टोल। और रिलैक्स होने के लिए टर्मिनोलॉजी थी डायस्टोल। ऑपोजिट लिखा है मैंने, उस वक्त पहले रिलैक्स बताया था एट्रियम को, तो एट्रियम ने रिलैक्स भी होना है, कॉन्ट्रैक्ट भी होना है। इसीलिए मैं चेक कर रही थी कि तुम लोगों ने इसी तरह याद किया होगा, पहले मिस ने डायस्टोल बताया था और बाद में सिस्टोल, लेकिन यहाँ पे पहले जो है, अब मिस ने पहले कॉन्ट्रैक्शन की बात की है जो क्या है, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन मींस डायस्टोल। अब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है?
ये स्टार्ट रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम से ही होता है। यानी फर्स्ट स्टेप जो है इसका वो यही होगा कि आपकी जो एट्रियम जो है डायस्टोल ऑफ एट्रियम, ठीक है, डायस्टोल ऑफ एट्रियम, एट्रियम फैलेगा, एक्सपेंड होगा और सारा ब्लड एक बॉडी ऑर्गन से आता हुआ और लंग से आता हुआ एट्रियम में फिल्ड हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे कहां से आएगा? लेफ्ट साइड पे आएगा ऑक्सीजनेटेड, किधर से? वेरी गुड, पल्मोनरी वेन यानी लंग से आएगा, ठीक है, वेरी गुड। फिर राइट साइड पे क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड, कहां से आएगा? पल्मोनरी आर्टरी से नहीं, राइट साइड पे आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा, लोअर बॉडी रीजन एंड अपर बॉडी रीजन, ठीक है, एट्रियम फिल्ड हो गए, सही है। इस वक्त जब एट्रियम फिल्ड हुए हैं तो वॉल्व के साथ क्या हुआ है, साइड बाय साइड वॉल्व को भी देखते हैं। इस वक्त जब डायस्टोल ऑफ एट्रियम हुआ है तो वेंट्रिकल तो यकीनन सिस्टोल है, दबा हुआ है, तभी तो ऊपर का फैला हुआ है, और बाइक्युस्पिड एंड ट्राइक्युस्पिड्स आर क्लोज्ड। अच्छा, और हम जरा जल्दी से बताइए बाइक्युस्पिड और ट्राइक्युस्पिड क्या चीजें थी? बाइक्युस्पिड और ट्राइक्युस्पिड क्या था? बताओ, बाइक्युस्पिड ट्राइक्युस्पिड क्या थे? जल्दी जल्दी सोचो बेटा, ऐसे नहीं छोड़ना है। ये वॉल्स थे। कौन से वॉल्स थे? कौन से वॉल्स थे? बाइक्युस्पिड वॉल्व था लेफ्ट साइड पे बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल, और ट्राइक्युस्पिड वॉल्व था राइट साइड पे बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इस स्टेप के फौरन बाद ये तो फिल्ड हो गया, नेक्स्ट अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप में एट्रियम जो पहले से एक्सपेंडेड था या रिलैक्स था वो सिस्टोल हो जाएगा, सिस्टोल ऑफ एट्रियम, यानी कि सिस्टोल मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो फौरन वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। और जब ये हो रहा होगा तो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो रहा होगा। जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो रहा है, इस वक्त दोनों वॉल्व्स यानी बाइक्युस्पिड एंड ट्राइक्युस्पिड ओपन है, तभी तो हार्ट से ब्लड जो है वो नीचे ट्रांसफर हो रहा है, वरना अगर वो वॉल्व ओपन नहीं होते तो ब्लड कैसे वेंट्रिकल में जाता। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, अब थर्ड स्टेप में जो वेंट्रिकल डायस्टोल हुआ था अब उसको दोबारा सिस्टोल होने की बारी हो रही है, ठीक है, यानी सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। अब हम बात तो आगे की कर रहे हैं कि वेंट्रिकल से आगे क्या जुड़ा हुआ है। वेंट्रिकल से आगे क्या जुड़ा था? लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे क्या था? लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे क्या था? एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल जुड़ा हुआ था एओर्टा से, और राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी, याद है। और यहाँ पे भी वॉल्व थे, सेमिलुनर वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व थे ना। तो अब अगर वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, मींस सिकुड़ रहा है, तो अब आगे की चीजें ओपन होनी है, वो रिलैक्स होंगी, यानी डायस्टोल ऑफ एट्रिया एंड डायस्टोल ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। वो एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं भी होंगी क्योंकि वो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन ब्लड जो है वो फाइनली आगे की जाने जा रहा है। जिस वक्त वेंट्रिकल सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये चीज यानी एट्रियम दोबारा से डायस्टोल ऑफ एट्रियम होगा, यानी नीचे की चीज सिकुड़ेगी, ब्लड और आगे जाएगा और वहां पीछे से ब्लड दोबारा हार्ट में फिल हो जाएगा ऑन एट्रियम, एट एट्रियम। तो ये सब कुछ जो है वो एट द सेम टाइम चल रहा होता है, एंड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड continuously coming to the heart and leaving the heart. डीऑक्सीजनेटेड भी आएगा और फिर यहाँ से हार्ट से वापस लंग्स में जल्दी से भेज दिया जाएगा।
फिर लंग से दोबारा ऑक्सीजनेट होके आएगा और दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मजीद लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन भेज दिया जाएगा। वन सर्किट कंप्लीट। इसी तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से आया था एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल एओर्टा से बॉडी ऑर्गन्स में भेज देगा। बॉडी ऑर्गन से जो है वो वापस कहाँ जाएगा? बैक टू द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से हार्ट में, और हार्ट उसे दोबारा फॉर प्रोसीजर में डाल देगा। ठीक है, तो दिस सर्कुलेशन ऑफ बोथ द सर्किट्स आर टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली, और इसी वजह से इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एनी क्वेश्चन? डायग्राम की प्रैक्टिस हुई थी? हो गई थी? बनाने की प्रैक्टिस हुई थी? नहीं, डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं की थी, क्लास में नहीं थे उस वाली में जिसमें बनवाई थी, तो प्रैक्टिस कर लेना, इसलिए क्योंकि वो 6 मार्क की डायग्राम आई। ठीक है, सर्कुलेशन के बाद यही जो सर्कुलेशन हो रही है यही एक्चुअली 72 टाइम्स हो रही है, जिसे हम हार्ट बीट भी कहते हैं। सही है। अच्छा, अब दो और चीजें होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं हार्ट की, दो कंडीशंस हैं। कभी कभी ये सर्कुलेशन बहुत कम हो जाती है, यानी अगर हमने एक रेंज बता दी है कि रेंज जो है आपकी 72 है, तो कभी वो रेंज 72 से बहुत कम हो जाती है, यानी तकरीबन 60 तक चली जाती है, 60 बीट्स एट अ टाइम हो जाती हैं, और कभी कभी वो 72 से बहुत ऊपर चली जाती है, यानी 100 तक पहुंच जाती है, 100 बीट्स पर मिनट हो जाती है। तो ये जो कंडीशन है जिसमें हार्ट बीट बहुत कम या बहुत ज्यादा हो रही है, दिस इज नॉट द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अगर बहुत कम हो रही होती है तो उसे हम कहते हैं ब्रेडीकार्डिया। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें हार्ट बहुत स्लो बीट कर रहा है, वक्त से ज्यादा कम दफा वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। अगर ब्लड कम सर्कुलेट होगा तो इसका क्या मतलब होगा, यानी ब्लड ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देर में पहुंचेगा, डिले होगा। जो अगर 72 से 60 रह गया या और भी कम हो गया फॉर एग्जांपल, तो 12 टाइम कम बीट कर रहा है, यानी 12 टाइम ब्लड कम ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड जा रहा है, यानी बीच में से एक दफा मिस हो रहा होगा या दो के बाद एक मिस होता होगा यकीनन। तो अगर इतना ऑक्सीजनेटेड कम ब्लड ऑर्गन में जाएगा तो ऑर्गन्स भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे, दे फील वीक, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत। क्यों बार बार ऑर्गन्स में ब्लड जाना जरूरी है? क्योंकि ब्लड ऑर्गन्स में जाएगा तो वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन वहां पहुंचेगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यही होता है ना? तो अगर इतने कम टाइम्स वो बीट कर रहा है, यानी तकरीबन 12 दफा लेस, तो कम ब्लड पहुंच रहा है हार्ट में से ऑर्गन्स में, और ऑर्गन्स जो है वो उस वक्त प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे ड्यू टू द लेस ऑक्सीजनेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, फिर अगर इसमें क्या रीजंस हो सकते हैं, इसमें रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं कि ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस जो हैं, इवन मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं ऑफ ब्रेडीकार्डिया के, यानी हार्ट बीट कम होने के। फिर अगर हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी जो नॉर्मल से एक्सीड कर रही है, नॉर्मल लेवल से जैसे 100 तक पहुंच गई है, इसे हम कहते हैं टेकीकार्डिया। और टेकीकार्डिया की रीजन हो सकती है हाइपरटेंशन, यानी बहुत ब्लड प्रेशर हाई है जिसकी वजह से फास्ट मूवमेंट पड़ी हुई है, या हाई टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जब हाई होता है, किसी को फीवर होता है, बुखार होता है, उस वक्त भी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ठीक है, जल्दी जल्दी ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, तो टेकीकार्डिया कंडीशन जो है वो इन वजहों से भी हो सकती है, या ड्यू टू एंजाइटी, समटाइम्स प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स की वजह से भी ब्लड की बीट्स, हार्ट की बीट्स जो है वो अफेक्ट करती हैं, कम ज्यादा हो जाती हैं, और उसकी वजह से पूरे बॉडी ऑर्गन, सभी ऑर्गन्स जो है वो सफर करते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्मिनोलॉजीज आप नोट कर लीजिए, ये दो कंडीशंस हैं, हार्ट बीट का कम होना ब्रेडीकार्डिया, हार्ट बीट का बहुत ज्यादा हो जाना टेकीकार्डिया। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद हमारे पास दो डिसऑर्डर्स भी हैं, डिसऑर्डर ऑफ हार्ट या आर्टरी, हमें वो भी स्टडी करने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है उसकी भी, छोटी सी थोड़ी सी डिटेल है,
जो हम स्टडी करेंगे। देखें, जो भी डिसऑर्डर हार्ट और आर्टरी से रिलेटेड होता है उसे हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, वर्ड कार्डियो हम यूज करते हैं हार्ट के लिए और वेस्कुलर किसके लिए यूज करते हैं, वेस्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो अगर आर्टरी या हार्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होगा, कोई डिजीज होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्डियो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स। वैसे तो कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पढ़ने हैं और उन 2 की वजह से जो कंडीशंस हो रही हैं हार्ट की, हमें वो डिस्कस करना है। फर्स्ट कंडीशन होती है कार्डियोवेस्कुलर की एथेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, इसमें क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, देखें हार्ट को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, ये मालूम है ना हमें कि हर ऑर्गन को अलग अलग आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, पता है ना, ये बात बताई थी आप लोगों को, सही है। जैसे किडनी को जो आर्टरी जाती है, अभी मैं सारा लिस्ट भी लिखवा दूंगी आपको कि कौन से ऑर्गन में कौन सी आर्टरी जा रही है। किडनी को जो आर्टरी जाती है वो रीनल आर्टरी होती है। लिवर को जो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है वो हिपैटिक आर्टरी होती है। जो 4 लिम्स को यानी लेग वाले रीजन को पहुंचाती है वो एलिएक होती है, सॉरी हिंड लिम्स को या लेग रीजन को पहुंचाती है वो एलिएक होती है। जो एलिमेंट्री कैनाल को पहुंचाती है वो मेसेंट्रिक होती है। ठीक है, इस तरह हर ऑर्गन को अलग अलग आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं। हार्ट भी तो पंप कर रहा है, यानी ऑल्दो हार्ट में ही ब्लड फिल्ड हो रहा है और हार्ट से जा रहा है, लेकिन ये तो हर ऑर्गन को जा रहा है। हार्ट भी मस्कुलर बॉडी है, टिश्यूज से बनी है, यानी ब्लड तो इसे भी ऑक्सीजनेटेड सप्लाई हो रहा होगा। और जो आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो कहलाती है कोरोनरी आर्टरी। क्या कहलाती है, कोरोनरी आर्टरी। supply oxygenated blood to heart। ठीक है, हार्ट से ही बट टू हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर कोई आर्टरी पहुंचा रही है, एओर्टा जब डिवाइड हुई थी और जगह जगह जा रही थी, तो वही एओर्टा एक आर्टरी हार्ट में पहुंचाएगी और हार्ट में जो आर्टरी आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड देकर वो कहलाती है कोरोनरी आर्टरी। अब अगर कोरोनरी आर्टरी में ही कोई डिसऑर्डर है, कोई ब्लॉकेज है, कोई रास्ता रुका हुआ है, तो इट इज द कॉज ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स, उसकी वजह से कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं। पहली कंडीशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये क्या वर्ड है या इसका क्या मतलब है, होता ये है कि जो दिस इज फॉर एग्जांपल अ नॉर्मल आर्टरी, ये एक नॉर्मल आर्टरी है जिससे ब्लड सप्लाई हो रहा है टू द हार्ट, आराम से आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज अपना आरबीसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके सप्लाई कर रहे हैं टू द हार्ट। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल, क्योंकि आरबीसी जो है वो फ्लेक्सिबल हैं, ब्लड वेसल से आसानी से मूव कर रहे हैं और ब्लड सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड टू द हार्ट। अब अगर आता है डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट होता है डिपोजिशन ऑफ द मटीरियल। ठीक है, वो डिपोजिशन क्या मटीरियल है उस पर भी बात करें। वो मटीरियल फॉर एग्जांपल इस तरह आर्टरी में आके हो जाता है डिपॉजिट, और जिसकी वजह से आर्टरी का जो ऑलरेडी ल्यूमेन इतना कम था, डायमीटर इतना कम था, वहां पे इतना सारा ये जो ब्लू कलर की चीज है, दिस इज फॉर एग्जांपल वी कॉल इट, हम इसको कहते हैं एथेरोमेटिक प्लाक। एथेरोमेटिक प्लाक, व्हाट इज दिस एथेरोमेटिक प्लाक? एथेरोमेटिक प्लाक होता है मेड अप ऑफ बैड लिपिड्स। क्या होते हैं बैड लिपिड्स? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, एलडीएल। एलडीएल होते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, ये ऐसे हैं जो यहाँ पे जमा हो जाएंगे,
लेकिन सिर्फ बेचारे ये LDL ही यहाँ पे जमा नहीं हो रहे और रास्ता नहीं रोक रहे, बल्कि और क्या चीज होती है इसके अलावा, कैल्शियम भी आके डिपॉजिट हो रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल, LDL जो है ये कोलेस्ट्रॉल भी से हम कह रहे हैं, जो बैड लिपिड्स हैं इनको हम कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। बहुत सुनते होंगे ना आप, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हार्ट डिजीजेस हो रही हैं, तो वो ये LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिन्हें बैड फैट्स भी कहते हैं, ये भी यहाँ पर जमा हो रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं हो रहे हैं, इसके साथ कैल्शियम भी हो रही है, और फिर कभी कभी आर्टरीज इस तरह से ब्लॉकेज की वजह से, ये आर्टरीज अगर थोड़ी सी भी रप्चर होगी तो आके यहाँ पे क्लॉटिंग भी होने लगेगी, ठीक है। और ये सारी चीजें मिला के ये एक मोटा सा एक जमने वाला मटेरियल बना देंगी, जिसे हम कहते हैं एथेरोमेटस प्लाक, एथेरोमेटिक या एथेरोमेटस प्लाक। प्लाक का नाम पहले कभी सुना है? दांतों के ऊपर भी एक लेयर जम जाती है, उसे प्लाक है, तो वो कोई भी लेयरिंग हो जाने को हम प्लाक कह रहे हैं। और ये एथेरोमेटस प्लाक जो है ये एक्चुअली आर्टरी पे ब्लॉकेज कर रहा है। अब जरा इमेजिन करो, पहले ब्लड कितने सुकून से मूव कर रहा था, अब ब्लॉकेज की वजह से ब्लड, यानी रास्ता छोटा होने की वजह से ब्लड बहुत प्रेशर से मूव करेगा, करेगा प्रेशर से मूव करेगा। हमने कहा था ना, जब जितना ज्यादा जगह कम होगी उतना तेजी से कोई चीज मूव करेगी। आप अपने पौधों को पानी दे रहे हैं पाइप से, और आप उसके आगे उंगली रख लें, कैसी धार सी बनती है ना, क्यों? वरना तो एक यूं करके पानी गिर रहा होता है, आप रखेंगे वो शावर सा बन जाता है और प्रेशर से जा रहा होता है, क्योंकि वो अब कम जगह से ज्यादा पानी निकलना चाह रहा है। यहाँ पे पहले बहुत सुकून से वो ब्लड सर्कुलेशन हो रही थी, क्योंकि पूरा रास्ता खुला हुआ था, आर्टरी बिल्कुल क्लीन थी। बट यहाँ पे इस प्लाक के जमा होने की वजह से ब्लॉकेज हो गई है, और ब्लॉकेज की वजह से अब वो ज्यादा सा ब्लड एक तेजी से उस रास्ते से गुजरने के लिए प्रेशर हाई हो जाएगा, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। और इस तरह से ब्लड जो है एंटर, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी है, हार्ट को ब्लड दे रही है, ठीक है, हार्ट में भी ब्लड प्रेशर से एंटर होगा, which can damage the muscles of the heart. That condition is known as, अगर वो प्रेशर से हार्ट में एंटर होगा तो वो जो कंडीशन करेंगे उसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम कॉमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक भी कहते हैं। So this is the reason of myocardial infarction or हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन। इन सारी चीजों की वजह क्या थी? डिपोजिशन ऑफ एथेरोमेटस प्लाक ऑन कोरोनरी आर्टरी। बात समझ आ रही है वर्दा? ठीक है, लिख दूं, डिपोजिशन ऑफ एथेरोमेटस प्लाक on coronary artery causes atherosclerosis, ठीक है, यानी ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी, ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। बात समझ आ गई ये वाली बिल्कुल सबको? And this is also the cause of myocardial infarction, ठीक है। अच्छा, इसका कोई इलाज भी होगा या नहीं होगा? हार्ट में तो बड़ा काम हुआ है, मतलब हार्ट में तो ऐसा कर देते हैं कि 50 साल का आदमी अगर इसका बाईपास हो गया तो वो 20 साल का बन जाता है। नहीं, मजाक की बात नहीं है, एक्चुअली वो इतना ज्यादा क्लीन कर देते हैं, वो बेचारा वाकई काफी यंग हो जाता है, और वो जितनी भी प्रॉब्लम्स या वो जो हार्ट डिजीजेस थी वो भी काफी क्लियर हो जाती है। तो हार्ट में तो वैसे भी बहुत काम हुआ है, बड़ी एडवांसमेंट हो चुकी है, इसके लिए बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है, और वो होता है कि पहले 2 तरीके से क्लीनिंग की जाती है इस आर्टरी की। मतलब एक तरीका क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एथेरोमेटस प्लाक नहीं जमा है तो इसका मतलब आर्टरी जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज भी नहीं है। उसकी क्लीनिंग के लिए एक बलून इंसर्ट किया जाता है, जो अंदर जाके यूं जैसे ये एरो जा रहा है ना, इस तरह पहले बलून को सीधा सीधा भेज देते हैं, फिर उसको ब्लो करते हैं। ब्लो जब करेंगे तो वो ब्लो का मतलब है फुलाएंगे, तो वो बलून फूलेगा, यूं हो जाएगा,
फूलेगा तो वो इन चीजों को यूं पीछे दबा देगा। अगर वो कंडीशन देखते हैं प्लाग की क्या कंडीशन है, वो सिर्फ बलून जाके ब्लो करेगा तो वो हट जाएगी या नहीं हटेगी। सही है, तो अगर वो बलून वहां पे इंसर्ट करते हैं और उसको ब्लो करते हैं ना, फुलाते हैं, प्रेशर से एयर डालते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो ब्लॉकेज है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, क्लीन हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाती है। दूसरी क्या चीज होती है, एक स्टंट, एक मेटेलिक मटेरियल है, वो अलोंग विद द बलून डाला जाता है। अगर आर्टरी ज्यादा डैमेज है, यानी अगर बलून से कोई फायदा नहीं होगा, दोबारा प्लाक आ जाएगा और क्लीनिंग या वो ओपनिंग नहीं होगी उसकी, तो फिर क्या करते हैं, स्टंट डालते हैं। और वो स्टंट जो है वो किस तरह डलता है कि अलोंग विद द बलून एक मटेरियल डाला जाता है, जब बलून ब्लो करता है तो वो ओपन हो जाता है वो मटेरियल भी, ठीक है, जिसे स्टंट कहते हैं। फिर उससे जो है वो प्लाक साफ हो जाता है और वो एक्चुअली उस आर्टरी को स्ट्रेंथ भी दे रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट इन योर कोर्स, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि दिस इज द ट्रीटमेंट कि जब आर्टरी की क्लीनिंग हो जाती है फाइनली, तो फिर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। बट टू अब ऐसा इंसान जिसमें ऑलरेडी बैड लिपिड्स जो हैं वो पैदा हुए थे, या उसमें टेंडेंसी है वो लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने की उसकी बॉडी में, तो वो तो दोबारा भी हो सकती है ये ब्लॉकेज। तो उसको और भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, डाइट का ख्याल करना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, हाई डाइटरी फाइबर्स लेने होते हैं, फाइबर्स आर इनसॉल्युबल, वो भी इसको डिसॉल्व करके क्लीन करते रहते हैं, ब्लड की प्योरिफिकेशन करते हैं। So there are many other things जो important हैं जो की जा रही होती है। But this is atherosclerosis जिसमें आर्टरी में ब्लॉकेज है। दूसरा डिसऑर्डर जो है वो कहलाता है आपका आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो आर्टरी होती है उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। फ्लेक्सिबल है ना आर्टरी, तो तभी तो ब्लड इजीली मूव कर रहा है। मस्कुलर वॉल्स हैं तो मस्कुलर वॉल्स तो फ्लेक्सिबल होती हैं, बट यहाँ पे इस प्रॉब्लम में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में जो आर्टरी है, आर्टरी बिकम रिजिड। ठीक है, आर्टरी जो है वो रिजिड हो जाती है और उसका जितना भी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। और जब फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ब्लड सर्कुलेशन अफेक्टेड होगी। दिस इज नोन एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। और इसके बाद भी जब इसकी इलास्टिसिटी कम होगी, ब्लड सर्कुलेशन अफेक्टेड होगी, तो इसके बाद भी जो रिजल्टिंग प्रॉब्लम्स फर्दर होंगी वो हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक वगैरह ही होगा। बात समझ आ रही है? साइन, ठीक है। क्वेश्चन, ओके, विच टाइप, ये दोनों चीजें जो हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस, ये इनके लिए दो मतलब आइदर ये जरूरी होंगे, ठीक है, लाइक आप कितना भी कुछ कर लें, कुछ चीजें जो होती हैं वो मॉडिफाइबल होती हैं और कुछ चीजें जो हैं वो नॉन मॉडिफाइबल होती हैं। ठीक है, नॉन मॉडिफाइबल का मतलब ये है कि कुछ डिजीजेस, लाइक अगर फैमिली हिस्ट्री है, लाइक फॉर एग्जांपल एज है, लाइक इन इवन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन सेक्स और जेंडर। मेल में ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं एज कंपेयर टू फीमेल, तो ये नॉन मॉडिफाइबल है। ये टेंडेंसी है, ये होना ही है, ठीक है, कि एज में जाके आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होगी ही, आर्टरी रिजिड हो जाएगी, और जब रिजिड हो जाएगी तो ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट करेगी और आगे वही मसले होंगे। ठीक है, या जैसे मेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है ये, या फैमिली हिस्ट्री है तो भी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है एक एज पे जाके, राइट, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बचपन से ही कोई आर्टरीज जो है वो रिजिड है, बट एट सर्टेन एज जाके वो रिजिड हो जाएंगे। तो ये नॉन मॉडिफाइबल है, इसने तो होना ही होना है। फिर एक मॉडिफाइबल ये होता है कि अपने ही किरदार ऐसे हैं कि जी स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये मसाइल हो सकते हैं, या एक्सरसाइज नहीं करते, हर वक्त बैठे रहते हैं, लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं, तो ये मसाइल हो सकते हैं, या बहुत ही फैटी फूड खा रहे हैं गंदा सा, के चलो निहारियां
दबा के खाई जा रही हैं, तो भी ये मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस ऐसी हैं, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल, जिसकी वजह से ये हो रही है। नॉन मॉडिफाइबल तो आप चेंज ही नहीं कर सकते ना, वो तो फैक्ट है। वो तो एक एज में फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होगी, और भी हजारों चीजें होती हैं, किसी में ये भी हो जाती है। बट मॉडिफाइबल को तो आप बदल सकते हैं। ऐसे लाइफ स्टाइल नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से फाइनली हार्ट डिजीजेस हो जाए। एनी क्वेश्चन? नहीं, सबको सब समझ में आ गया है, मतलब आलिम फाजिल। हाँ शबी पूछे, क्या हुआ? शबी नाम नहीं है क्या? फिर क्या है? तस्बीहा, मुझे शबी तो याद है। अच्छा तस्बीहा पूछे। मिस कभी हार्ट बीट फास्ट होती है, कभी स्लो होती है, कभी फास्ट होती है, कभी स्लो होती है, बिल्कुल। हाँ हाँ भाई, वो बीमारी है, अच्छा ज्यादा खुश ना हो। एक होती है टैकीकार्डिया और एक होती है ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी ना कि क्यों स्लो हो सकती है, उसके और क्या रीजन है। हार्मोनल कंडीशंस भी होती हैं जिसकी वजह से स्लो हो जाती है, या बॉडी वीक हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन भी वीक हो रही है, या पीछे से ब्लड सप्लाई भी कम है, उस वजह से भी ब्रेडिकार्डिया हो रही होती है। और टैकीकार्डिया भी इसीलिए हो रही होती है कि प्रेशर कभी बढ़ गया है तो हार्ट फास्ट मूव कर रहा है, या फिर फीवर है, हाइपरटेंशन है, तो उसकी वजह से हो रहा होता है। ठीक है, या फिर अचानक एग्जाम की बात हो रही होती है तो भी हार्ट बीट तेज हो जाती है। दोबारा स्कूल खुलने की बातों से कितनी दफा हमें टैकीकार्डिया पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजंस भी होते हैं। बस ये है, कभी कभी खुशी की खबर से भी तो तेज हो जाती है कि फिर से अचानक रात को 12 बजे न्यूज हो गई, नहीं नहीं भाई कल से फिर बंद है, सब बहुत खतरा है। बस फिर सबकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तुम लोगों की आदतें बिगड़नी है, सही बता रही हूँ। 2020 से पहले कभी जिंदगी में सोचा था 7 महीने तक घर बैठे रहोगे तुम लोग? और अब तो घर से निकलने का ही दिल नहीं चाहता। बेचारे सारे इतना खौफजदा हो जाते हैं कि क्या बताया जाए। चाहे छुट्टियों में वो बाहर फुटपाथ पे छोटी सी टेबल पे भी बैठ के बर्गर खा लिए होंगे सबने, लेकिन जरा स्कूल खुलने की बात हुई फौरन चेक होता है, जरा कोरोना अलर्ट्स देख लो कितने केसेस आ गए, है ना। और फिर इतने बड़े आलिम फाजिल बन जाएंगे कि सबको बता रहे होंगे आज तो 2000 आ गए और 50 मौत हो गई और ये और वो, जैसे इन्हीं की बात तो कोई सुन लेगा। कोई पूछना है कुछ इसमें? और टॉपिक खत्म हो गया है, सही है। यानी नेक्स्ट क्लास में हमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, या अगर तुम लोगों को इसमें से कुछ पूछना हो तो मुझे बता देना, सही है। डायग्राम की प्रैक्टिस तो नहीं करनी किसी को? करनी है, किसको करनी है? अकेले करवा देंगे, बाकी तो सारे यहाँ आने वाले हैं, इनके तो टेस्ट ले लूंगी मैं डायरेक्ट। हाँ नेक्स्ट क्लास में, सही है। जरा होमवर्क करके लाना, और डायग्राम का टेस्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। तो मैं देखूं तो ऑनलाइन अभी तक